पहले अर्थ ऐसे नहीं ऐसे दिखती थी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कहा अल्फ्रेड वेगेनार ने। जी हाँ, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगेनार ने 1912 में एक थ्योरी दी, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वेगेनार, पहले सारे कॉन्टिनेंट साथ मिलकर एक ह्यूज कॉन्टिनेंटल मास बनाते थे, जिसको चारों तरफ से एक विशाल ओशन ने घेरा हुआ था। ह्यूज कॉन्टिनेंटल मास को उन्होंने पेंजिया का नाम दिया, जिसका मतलब है ऑल अर्थ। मेगा ओशन को पैंथेलासा कहा, which means all water। उन्होंने तर्क दिया कि अराउंड 200 मिलियन ईयर्स पहले सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया अलग होना शुरू हो गया और सबसे पहले वो दो हिस्सों में बटा, जिसमें नॉर्दर्न हिस्से को लोरेशिया एंड सदर्न हिस्से को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में एविडेंसेस भी दी, जैसे मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के समुद्री तट एक दूसरे से दो पजल के टुकड़ों की तरह जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों लैंडमास पहले साथ में ही थे। सेकंड एविडेंस, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड, जो कि रॉक्स की एज एंड अलग अलग रॉक फॉर्मेशन के बीच कोरिलेशन को पता करने में मदद करता है, जिससे कि पता चला है कि ब्राजील कोस्ट के 2000 साल पुराने एंशिएंट रॉक्स वेस्टर्न अफ्रीका में पाए जाने वाले रॉक से बिल्कुल मेल खाते हैं। साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका दोनों में ही मेरीन डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, जो कि जोरासिक एज के हैं। सिलिक, ये ग्लेशियर डिपॉजिट से बनने वाले सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। इंडिया में पाए जाने वाले सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि गोंडवाना सिस्टम के हैं, इसके काउंटर पार्ट्स 6 अदर लैंड मासेस पे भी पाए गए हैं, जो कि सदर्न हेमिस्फेयर से हैं, जिसके बेस पे काफी मोटी टिल्ट है, जो कि एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग ग्लेशिएशन को दर्शाती है। इसके काउंटर पार्ट फॉकलैंड आइलैंड, मदागास्कर, अंटार्कटिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं, जो कि ये शो करता है कि इन सभी लैंड मास की हिस्ट्री सेम रही है। प्लेसर डिपॉजिट, घाना कोस्ट पे भरपूर मात्रा में गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट पाए जाते हैं, पर सोर्स रॉक का एब्सोल्यूट एब्सेंस है, और गोल्ड के सोर्स रॉक ब्राजील में पाए जाते हैं, जो कि ये शो करता है कि ये दोनों कोस्ट साथ में थे पहले। तो ये जाहिर है कि गोल्ड के ये डिपॉजिट घाना कोस्ट पे तब इकट्ठा हुए होंगे जब ये दोनों ही कोस्ट साथ में थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स के आइडेंटिकल स्पीशीज जो कि लैंड एंड फ्रेश वाटर में पाई जाती है, वो इतने बड़े समुद्र के होने के बाद भी समुद्र के दोनों तरफ कैसे मिल रही है। मेसोसॉरस, जो कि एक स्मॉल रेप्टाइल था जो कि शैलो ब्रैकिश वाटर में रहता था, इसके स्केलेटन केवल 2 लोकेशन पे मिले हैं। पहला, सदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इरानियर फॉर्मेशन ऑफ ब्राजील, बट प्रेजेंटली ये दोनों लोकेशन एक दूसरे से 48 किलोमीटर दूर हैं, जिनके बीच में ओशन है। पर ये कॉन्टिनेंट्स अगर पहले साथ में थे और प्रेजेंटली एक दूसरे से दूर हैं, तो ऐसा क्यों और कैसे हुआ? इसका आंसर देते हुए वेगनर ने कहा कि ऐसा पोल फ्रीइंग फोर्स एंड टिडल फोर्स के कारण हुआ। पोल फ्रीइंग फोर्स अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड है, और टिडल फोर्स सन एंड मून के अट्रैक्शन से जो ओशन में ज्वार भाटा आता है उसे कहते हैं। वेगनार का कहना था कि ये दोनों फोर्स अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ पे वर्क करे तो ऐसा हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स इस बात से सहमत नहीं थे। 1912 के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ओशन फ्लोर की मैपिंग की जाती है एंड अदर चीजों को स्टडी किया जाता है। ओशन फ्लोर की मैपिंग करने के बाद बहुत सी चीजें ओशन फ्लोर के बारे में पता चलती है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन वेगनार ने जब अपनी थ्योरी दी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। 1930 में आर्थर होम्स एक पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि अर्थ के मेंटल पोर्शन में कन्वेंशनल करंट काम कर रही है। ये करंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से जनरेट हुई है, जो कि थर्मल डिफरेंसेस पैदा कर रही है मेंटल पोर्शन में, जिससे लावा गर्म होकर ऊपर क्रस्ट की तरफ मूव करता है, फिर थोड़ा ठंडा होकर स्प्रेड हो जाता है और नीचे आने लगता है, और नीचे आके फिर गर्म होने के कारण वापस ऊपर चला जाता है, और ये साइकिल हमेशा ऐसी ही चलती रहती है पूरे मेंटल पोर्शन में, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट की मूवमेंट होती है। ये एक अटेम्प्ट था जिससे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट को एक्सप्लेन किया जा सके। ओशन फ्लोर की मैपिंग से बहुत सी चीजें पता चली साइंटिस्ट को जो कि पहले नहीं पता थी, जैसे ओशन के अंदर एक बहुत विशाल और निरंतर पर्वत श्रृंखला है जो कि 65,000 किलोमीटर लंबी है। इसे मिड अटलांटिक रिजेस भी कहते हैं, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन की मिड में है, बट ये बाकी ओशंस को भी कवर करती है, और साथ ही साथ इसे मिड ओशनिक रिज भी कहा जाता है। इन पर्वत श्रृंखला के बीच में अक्सर ज्वालामुखी के विस्फोट होते रहते हैं, जो कि बहुत बड़े अमाउंट में लावा सरफेस पे लेके आते हैं।
ओशन के अंदर के इन ज्वालामुखी के दोनों तरफ यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे जो बराबर की दूरी वाले रॉक्स हैं उनमें काफी रिमार्केबल सिमिलैरिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और मिड ओशनिक रिज के पास के जो रॉक्स हैं वो काफी यंग है और जितना उनसे दूर जाओ रॉक्स की एज उतनी बढ़ती जाती। ओशन क्रस्ट के जो रॉक्स हैं वो काफी यंग है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशन में पाए जाने वाले रॉक्स 200 मिलियन ईयर से ज्यादा पुराने नहीं है, जबकि कॉन्टिनेंट के कुछ रॉक्स 30 to 100 मिलियन ईयर से ज्यादा पुराने हैं। ओशन फ्लोर के जो सेडिमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा थिन है। साइंटिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी कि कॉन्टिनेंट एंड समुद्र सेम टाइम पे बने थे तो इनके रॉक्स की एज भी आसपास की होनी चाहिए, बट समुद्र की जो रॉक्स है वो 200 मिलियन ईयर से ज्यादा पुराने नहीं हैं। ओशन के अंदर गहरी खाइयां भी हैं जिसे ट्रेंच कहते हैं, जिसमें डीप सीटेड अर्थक्वेक आते रहते हैं, बट मिड ओशनिक रिज में अर्थक्वेक शैलो डेप्थ पे आते हैं। मिड ओशनिक रिज की डिटेल स्टडी करने के बाद मिस्टर हैरी हेस ने 1961 में एक हाइपोथेसिस प्रपोज की जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा। हेस ने आर्ग्यूमेंट दिया कि मिड ओशनिक रिज में निरंतर इरप्शन होने के कारण लावा ओशनिक क्रस्ट यानी सतह को तोड़ देता है और ओशनिक क्रस्ट को ढकेलकर नया लावा जो कि ठंडा होकर पत्थर बन जाता है वो नया ओशनिक फ्लोर बन जाता है और ये ज्वालामुखी के दोनों ही तरफ होता है जिससे कि सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। बट वो ये भी ऐड करते हैं कि एक सी फ्लोर के स्प्रेड होने से दूसरे सी का एरिया कम नहीं होता। उनका कहना है कि कांस्टेंट इरप्शन के कारण जो सी फ्लोर ढकेला जा रहा है वो ओशन की ट्रेंचेस यानी खाई में जाके कंज्यूम हो जाता है। जितना नीचे जाओ उतना हीट बढ़ता जाता है जिससे कि रॉक मेल्ट होके कंज्यूम हो जाते हैं और मैग्मा बन जाते हैं। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी के बाद कॉन्टिनेंट अपनी जगह से क्यों और कैसे हटे इस प्रॉब्लम में वापस से इंटरेस्ट जाग जाता है और 1967 में मैकेंजी, पार्कर एंड मार्गो इंडिपेंडेंटली अवेलेबल आइडियाज एंड डेटा कलेक्ट करते हैं और एक कंसेप्ट देते हैं जिसे प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट, ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट, क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला के जो पोर्शन होता है उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। तो ये टेक्टोनिक प्लेट मैसिव इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ रॉक होता है जो कि जनरली कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों को मिला के बनता है। प्लेट पे जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा प्लेट को उसके नाम से जाना जाता है। जैसे प्लेट पे अगर ओशन का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है। एग्जाम्पल पैसिफिक प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है और मेंटल के दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल वीक होता है जिसमें मैग्मा होता है जिसे एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं और लोअर मेंटल सॉलिड होता है। टेक्टोनिक प्लेट एस्थेनोस्फेयर पे हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो वो कॉन्टिनेंट नहीं है जो मूव करती है। कॉन्टिनेंट एक पार्ट है टेक्टोनिक प्लेट का और जो मूव करती है वो है प्लेट जो कि एस्थेनोस्फेयर में चल रही कन्वेंशनल करंट्स की वजह से मूव करती है। अर्थ का लिथोस्फेयर 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है।